अस्सलामुअलैकुम। उमर अकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के सेकंड चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर के रिमेनिंग टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। हमने से पहले लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उसमें हमने तमाम रिड्यूस सिलेबस के जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में तो नहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, लेकिन जब कभी भी आप कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में स्टडी करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मदरबोर्ड्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में और उनकी इंटरकनेक्टिविटी और वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा तो उसमें जो है इससे भी रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो जो है इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इस टॉपिक को भी जो है गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ ज़रा पिछला याद दिलाते हैं कि भाई मदरबोर्ड होता क्या है। तो मदरबोर्ड आपको पता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है हमारा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पीछे ये जो आपको एक केसिंग नज़र आ रही है, इस सिस्टम कैबिनेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि तमाम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हार्डवेयर को और तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है। तो वो प्लेटफॉर्म, वो डिजिटल सर्किट जिस पे कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मर्ज होते हैं एक जगह, उस सर्किट को हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पीस होता है, क्योंकि इसी की मदद से इसके ऊपर जो तमाम डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके प्रोसेसिंग को अंजाम देते हैं। तो अब हम चल करके कि ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो किस तरह से होती है, तो उसके बारे में हम कंपोनेंट्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो आता है आपके पास रैम की सूरत में। रैम जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ये मदरबोर्ड पे इन स्लॉट्स की मदद से अटैच होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको मदरबोर्ड के एक सर्किट का वो हिस्सा जहाँ पर आपके रैम के मॉड्यूल्स अटैच होते हैं वो नज़र आ रहा है। रैम मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, एक सिम था और एक डिम था। अगर आपके पास जैसे ये एक सामने रैम मॉड्यूल नज़र आ रहा है और इस रैम मॉड्यूल पे आपको ब्लैक कलर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स नज़र आ रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये इंडिविजुअल रैम चिप्स हैं। अगर ये रैम चिप्स किसी मॉड्यूल के आगे और पीछे दोनों साइडों पर अटैच हों तो फिर वो आपका डिम मॉड्यूल कहलाता है, और अगर सिर्फ एक ही साइड पर मौजूद हो तो सिम मॉड्यूल कहते हैं। तो सिम मॉड्यूल हमारे ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे, अब आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में आपको सब में डिम ही मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो ये डिम मॉड्यूल्स आपके इन स्लॉट्स के अंदर, जो कि बेसिकली 4 स्लॉट्स होती हैं, इस पर अटैच होते हैं, और जो है यहाँ से इनकी जो है प्राइमरी जो आपकी रैम मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके मदरबोर्ड से इंटीग्रेट होती है और फिर जो है ये सीपीयू के ज़रिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। बाकी आप रैम के बारे में जानते हैं कि ये वो टाइप की मेमोरी होती है प्राइमरी, जिसमें जब तक इलेक्ट्रिकल करंट मौजूद होता है, जब तक पावर सप्लाई ऑन होती है, उस वक्त तक इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और जब आपकी पावर सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है तो रैम के जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सारे जो है वो फ्लश ऑफ हो जाते हैं, और जैसे ही करंट रिलीज़ होता है तो ये अपने कंटेंट्स जो होते हैं वो सारे डिलीट कर देता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मदरबोर्ड का, वो होता है सीपीयू स्लॉट, जिसको हम सीपीयू सॉकेट भी कहते हैं। यही वो सॉकेट होता है जिसके अंदर सीपीयू की चिप जो होती है वो इंस्टॉल्ड होती है। सीपीयू चिप जो कि हम अभी माइक्रो प्रोसेसर के एक मदरबोर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा वो सिर्फ एक छोटी सी चिप जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ये इसके ऊपर हाउस हुआ होता है। ये वो चिप है जिसके बारे में हमने आपको कंपोनेंट्स जो है डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, कि हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और कैशे मेमोरी वगैरह वो सारे एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर हाउस कर दिए जाते हैं और इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, तो उसको माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू चिप कहते हैं। अगर आप कैपेसिटी के एतबार से कंप्यूटर्स की टाइप पढ़ेंगे आगे, तो फिर उसमें जो हमारे पास मेन फ्रेम और दूसरे जो हमारे मिनी और सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ इस छोटी सी चिप पर बेस नहीं करता, बल्कि उसकी चिप सॉकेट और उसकी सर्किटरी जो होती है वो कंप्यूटर की हार्डवेयर के एडवांस होने की वजह से वो भी एडवांस होती है और वो सिवरल कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करती है। एक सुपर कंप्यूटर में तो बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली सीपीयू का काम करते हैं। अच्छा भाई,
तो मदरबोर्ड का ये वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर ये सॉकेट जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर हम सीपीयू की चिप को इंस्टॉल करते हैं। और फिर इस चूँकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के दौरान ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सारी आपकी जो है प्रोसेसिंग एक्चुअली करता है, तो ये चिप बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हीट सिंक और कूलिंग फ़ैन लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका आगे अभी डिस्कशन आएगा। इसके अलावा हमारे पास मदरबोर्ड में एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स को पीसीआई स्लॉट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इस एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से हम जो है कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमें फ़र्ज़ करें कि जो है साउंड कार्ड, हमें वूफर्स वगैरह कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम जो है एक मल्टीपल चैनल वाला साउंड कार्ड जो है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारी गेमिंग ग्राफिक्स की नीड्स जो है ना वो ज़्यादा एडवांस है, तो हमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के तमाम डिवाइसेस जिसमें एसएसडी ड्राइव्स आ सकती हैं, आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ सकते हैं, तो वो सारी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को, आपके सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए वो इन एक्सप्रेस स्लॉट्स की मदद से इंस्टॉल किए जाते हैं। इसमें भी दो तरीके की चिप होती हैं। जिसका ओल्ड वर्जन होता है जो पीसीआई स्लॉट कहलाता है, अब ये मॉडर्न मदरबोर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं होता। हमारे पास अब पीसीआई और उसके साथ स्मॉल ई जो बना हुआ है, ये वाली स्लॉट्स मौजूद होती हैं। इनको हम एक्सप्रेस स्लॉट्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी मदद से आप जो है अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब इन एक्सपेंशन स्लॉट्स के बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे ब्रिजेस के कंसेप्ट का। तो ब्रिजेस क्या होते हैं हमारे पास, आपको पहले मदरबोर्ड की एक पिक्चर से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ब्रिजेस हमारे पास कुछ दो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये सीपीयू की स्लॉट नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर आएगा। ये हमारे पास रैम स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हमारे रैम चिप्स इंस्टॉल्ड हो जाएंगी, रैम के मॉड्यूल्स। और उसके अलावा ये जो आपको दो हीट सिंक लगी हुई हैं जिन जगहों पर, ये जो ऊपर जो सर्किट नज़र आ रहा है ये हीट सिंक होता है। ये हीट सिंक का काम ये होता है कि जो सर्किट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो बहुत ज़्यादा जो हीट अप हो जाता है, तो उसकी हीट एनर्जी को ये डिसोसिएट करने के लिए यूज़ होता है ताकि चिप डैमेज ना हो। इन दो सर्किट्स को, ये दो आईसीज जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम ब्रिजेस कहते हैं। एक ब्रिज होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ब्रिज और एक कहलाता है साउथ ब्रिज। इनका काम क्या होता है, ये दोनों ब्रिजेस जो होते हैं ये एक्चुअली इस मदरबोर्ड के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर जो डाटा का फ्लो होता है डिवाइसेस और सीपीयू के दरमियान, उसको कंट्रोल करते हैं। अब इस डाटा फ्लो को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा नॉर्थ ब्रिज कहलाता है और एक हिस्सा साउथ ब्रिज कहलाता है। तो जो आपका नॉर्थ ब्रिज होता है उसको हम होस्ट ब्रिज भी कहते हैं या मेमोरी कंट्रोलर हब भी कहा जाता है। इस ब्रिज का काम ये होता है कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के दरमियान जो होता है ये इंटरकनेक्ट का काम करता है। तमाम मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दरमियान जो डाटा का फ्लो होता है वो मैनेज करना, कंट्रोल करना इस नॉर्थ ब्रिज का काम होता है। और साउथ ब्रिज जो होता है वो तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है। यानी कि कोई किसी भी डिवाइस से डायरेक्टली सीपीयू में डाटा फीड नहीं होता, वो किसी भी डिवाइस से डाटा जो होता है वो आता है आपकी प्राइमरी मेमोरीज में, साउथ ब्रिज में, और फिर साउथ ब्रिज जो होता है वो नॉर्थ ब्रिज से इंटरकनेक्ट होकर के वो फिर डाटा के फ्लो को जो है आगे सेंड करता है। तो साउथ ब्रिज तमाम हमारे जो है वो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, यानी इसकी स्पीड थोड़ी सी रिलेटिवली स्लो होती है। और नॉर्थ ब्रिज जो होता है उसकी जो आईसी होती है, उसकी डाटा हैंडलिंग की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है। दूसरा नॉर्थ ब्रिज जो होता है वो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरकनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, यानी कि सीपीयू के और नॉर्थ ब्रिज के दरमियान डाटा एक्सचेंज होता है और मेमोरी के दरमियान सारा डाटा जो है वो कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ ब्रिज होता है। साउथ ब्रिज डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करता है, सीपीयू को डायरेक्ट इंटरकनेक्ट नहीं करता। और साउथ ब्रिज से डाटा जो होता है वो हम भेजते हैं नॉर्थ ब्रिज में, और फिर नॉर्थ ब्रिज के ज़रिए जा कर के फिर वो सीपीयू से उसकी जो है शेयरिंग होती है। तो ये काम हमारा ब्रिजेस के ज़रिए होता है। इसके बाद अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारे पास CMOS बैटरी का। ठीक है भाई, अब ये CMOS क्या चीज़ होती है भाई? CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है हमारा, ये करता क्या है, ये एक बैटरी होती है। जैसे आपको सिल्वर कलर की बैटरी नज़र आ रही है। अब आप सोचें बैटरी का क्या काम होता है। बैटरी हमें करंट प्रोवाइड करती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी भी आप अपना कंप्यूटर
स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्लॉक जो है वो बिल्कुल सही टाइम दे रही होती है, डेट एंड टाइम बिल्कुल सही आ रहा होता है। तो आखिर कंप्यूटर में जब आपने पावर ऑफ कर दिया तो फिर कंप्यूटर ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा होता है? तो कंप्यूटर का एक हिस्सा जो है वो इस बैटरी से एक्टिवेट रहता है, और वो हिस्सा जो होता है वो सिस्टम क्लॉक होती है। तो CMOS बैटरी जो होती है वो हेल्प करती है कि आपकी उस हिस्से को जगा के रखती है जिसके अंदर बूट सीक्वेंस की, बायो की इंफॉर्मेशन होती है आपकी, और वो सिस्टम क्लॉक का वो हिस्सा जो कि आपकी टाइम की कैलकुलेशन करता रहता है, तो वो हिस्सा इस बैटरी की वजह से जागता रहता है। अगर कभी आप सिस्टम के अंदर कोई पासवर्ड लगा करके भूल जाएं, ठीक है भाई, तो एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसका आसान सा तरीका ये है उसको बाईपास करने का, कि आप जो है अपना जो है सिस्टम की केसिंग खोल करके और इस CMOS बैटरी को जो है थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें। थोड़ी देर के लिए रिमूव करने के बाद जब दोबारा आप ये बैटरी लगा करके उसको ऑन करेंगे तो वो जो है पासवर्ड आपका वो जो है रीसेट हो जाएगा, यानी कि वो पासवर्ड हट जाएगा। तो ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चिप होती है, इसको रियल टाइम क्लॉक भी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि इसी की वजह से कंप्यूटर जब शट ऑफ भी हो जाता है तो उसकी जो इम्पोर्टेंट जो बूट सिस्टम की और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस हिस्से के अंदर एक्टिव रहती है इस चिप की वजह से। उसके बाद मदरबोर्ड का जो अगला हमारे पास जो हिस्सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो प्राइमरी मेमोरी की दूसरी टाइप जिसको हम कहते हैं रोम। तो आपने रीड ऑनली मेमोरी जिसको आप बायोस चिप के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारी वो चिप होती है जो कि हमारी फर्मवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर के सेव करके रखती है। यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब भी जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन आती है और जो बूट सीक्वेंस और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है बेसिक इनपुट आउटपुट की, वो इस रोम चिप के अंदर होती है जिसको हम बायोस चिप कहते हैं। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है। तो ये सारी मालूमात जो होती है हमारे पास ये CMOS बैटरी के बिल्कुल एडजेसेंट होती है, और ये चिप जो होती है वो तमाम प्रोग्राम्स को होल्ड करती है। उन प्रोग्राम्स को जो हमारे लिए कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी CPU ऑन करते ही जब सबसे पहले आपके पास सिस्टम पे पावर आती है तो सबसे पहले जो चिप एक्टिवेट होती है वो यही वाली चिप होती है, आपकी रोम चिप। ये रोम चिप करती क्या है, ये आपके सिस्टम का सबसे पहले टेस्ट लेती है कंप्यूटर को ऑन करने से पहले, और इस चिप से सबसे पहले पूरा डायग्नोस होता है कि भाई तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं कि नहीं है, सही फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनके सिग्नल सही सेंड और रिसीव हो रहे हैं। तो जब ये सारे पोस्ट टेस्ट यानी प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट परफॉर्म कर देती है, उसके बाद फिर ये हार्डवेयर में रैम को कंट्रोल ट्रांसफ़र करती है, और फिर उसके बाद रैम क्या करती है, फिर रैम चिप आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सर्च करती है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में लोड होती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम जो है बूटिंग कहते हैं। तो ये रोम चिप होती है सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम को जगाने का काम करती है, और फिर उसके बाद अगर सिस्टम में सारे हार्डवेयर फीचर्स ओके का सिग्नल दें तो फिर वो आगे चल करके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम रैम में स्टार्ट करती है। ठीक है भाई, तो ये हमारी रोम चिप होती है। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड का वो कहलाती हैं पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट या सिस्टम पोर्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर का वो हिस्सा जहाँ से कंप्यूटर के मुख्तलिफ पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट होते हैं और एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, इसमें सेंड भी होता है डाटा और डाटा रिसीव भी होता है। तो हमारे पास सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट्स होती हैं आपके मदरबोर्ड के पीछे, और उन तमाम पोर्ट्स की जो है यूनिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है राइट साइड पे जो ग्रुप है ये सारी हमारी जो है वो ऑडियो इन एंड आउट की पोर्ट्स हैं। तो इसकी मदद से आप जो है मुख्तलिफ ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर बाकी जो पोर्ट्स होती हैं वो USB पोर्ट्स होती हैं, क्योंकि जनरली तौर पे अब हमारे पास जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं, माउस कीबोर्ड या कोई जॉयस्टिक, तो सब के सब जो है USB पोर्ट में अवेलेबल होते हैं। पुराने हमारे पास जो मदरबोर्ड्स वगैरह होते थे तो उनके अंदर जो है PS2 पोर्ट भी हुआ करती थी, तो मगर अब ये पोर्ट जो है ना हमारे मॉडर्न मदरबोर्ड्स के अंदर नहीं होती। अब मॉडर्न मदरबोर्ड्स में जो पोर्ट्स होती हैं उसमें USB पोर्ट होती है, HDMI पोर्ट होती है, आपकी ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो इन एंड आउट की पोर्ट हो सकती है, VGA पोर्ट और DVI पोर्ट होती हैं। ठीक है भाई, तो इसकी मदद से जो है ना अभी इन पोर्ट्स की हम इनमें से जो मेजर पोर्ट्स हैं जो सिस्टम में होती हैं उनकी आपको जो है डिटेल बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कम्युनिकेशन पोर्ट्स में पैरेलल पोर्ट्स की कैटेगरी होती है। पैरेलल पोर्ट्स कनेक्ट करती हैं हमारे पास उन डिवाइसेस को जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो वो तमाम तर डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास
पैरेलल पोर्ट्स यूज़ होती हैं। पैरेलल पोर्ट का डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वो फास्ट होता है और ज़्यादा डाटा ये ट्रांसफ़र करती हैं। इसके जो हैं बरखिलाफ़ जो हमारे पास सीरियल पोर्ट हुआ करती हैं ये हमारे ओल्डर पीसीस के लिए हुआ करती थी और अब जो है इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो इसकी मदद से जो डाटा होता है वो बिट बाय बिट जो है वो स्लोली ट्रांसफ़र किया जाता है। बाकी यूएसबी पोर्ट जिनको हम यूनिवर्सल सीरियल बसेस भी कहते हैं, तो ये अब आज का नया स्टैंडर्ड है और मुख्तलिफ इसमें भी अब जनरेशन्स और टाइप्स होती हैं, यूएसबी टाइप ए बी सी और फर्दर टाइप्स होती हैं। तो ये मॉडर्न पीसीस के अंदर आपको जो है अब जो नज़र आती हैं वो सारी ये यूएसबी पोर्ट्स होती हैं। इसी तरह RJ45 कनेक्टर्स को एथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, RJ का मतलब होता है रजिस्टर जैक, जिसको हम जनरली एथरनेट पोर्ट कहते हैं। ये वो जगह होती है जिसके ज़रिए हम जो है अपनी नेट की जो केबल होती है आप कनेक्ट करते हैं। बाकी HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरचेंज या मल्टीमीडिया इंटरफेस जो पोर्ट होती है हमारी, या आज के दौर की जो हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स होती हैं या वो डिवाइसेस जो HD डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपके प्रोजेक्टर, डिजिटल टीवी वगैरह या दूसरे गेमिंग कंसोल्स वगैरह को इस HDMI पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। अच्छा भाई, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए मदरबोर्ड के। अब इसमें आखिरी जो एक कंपोनेंट जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि प्रोसेसर जो होता है वो आपका CPU गर्म हो जाता है, ठीक है ना, वर्किंग के दौरान, क्योंकि वो चिप सबसे ज़्यादा ही वर्क कर रही होती है और कॉन्टीन्यूस वर्क कर रही होती है, तो उसकी चिप की हीट होकर के डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उससे बचाने के लिए हम करते ये हैं कि उसके ऊपर हीट सिंक इंस्टॉल कर देते हैं। ये हीट सिंक आपको ब्रिजेस के ऊपर भी नज़र आएगी, क्योंकि CPU के बाद सबसे ज़्यादा जो IC इन्वॉल्व होती है प्रोसेसिंग में वो नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ ब्रिजेस के ऊपर भी आपको इस तरीके से जो है हीट सिंक नज़र आएगी। हीट सिंक का काम उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चिप की सराउंडिंग में डेसिपेट करना होता है। फिर जो कूलिंग फ़ैन लगा हुआ होता है वो फ़ैन क्या करता है, वो इसी मदरबोर्ड के ऊपर से हवा को सर्कुलेट करता है और इस तरीके से ये मदरबोर्ड की चिपों के ऊपर से हवा गुजरती रहती है और हीट एनर्जी इनकी जो है वो मदरबोर्ड से बाहर निकलती रहती है, यानी सिस्टम कैबिनेट से बाहर हीट जो होती है उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हीट सिंक बहुत ज़रूरी है। और हीट सिंक के साथ साथ जैसे हमारे अगर आपके गेमिंग प्रोसेसर्स होते हैं, गेमिंग सिस्टम्स होते हैं, तो भाई उसके लिए तो बाकायदा कूलेंट का सिस्टम होता है, उसमें वाटर कूल्ड अलग से पूरा सिस्टम लगाया जाता है, लिक्विड कूलेंट होता है उसमें। तो ये सारे जैसे जैसे आपके कंप्यूटर जो है आप एडवांस हार्डवेयर उसमें यूज़ करेंगे तो फिर उसकी हर चीज़ ही रैम हो, रोम हो या हीट सिंक हो, सब के सब एडवांस हो जाएगी। तो ये हमने आज 8 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं मदरबोर्ड के। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ अ मदरबोर्ड लिख दीजिए, तो आप इन 8 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी उसका हमने मदरबोर्ड वाला डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब आपके चैप्टर नंबर 3 जो कि नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड है उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।